स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। हम सेल ऑर्गेनेलिस डिटेल में पढ़ रहे हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो आज की जो ऑर्गेनेली है हमारी वो है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम क्या है? ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनर इसके फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउल टाइप स्ट्रक्चर होता है। छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में ये ऑर्गेनेली जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं या इसकी कंपोजिशन क्या होती है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम जो यूज होते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। और इस लाइसोसोम के अंदर की जो पीएच होती है वो चेंज होती है, वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होती है। साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है वो नियर टू न्यूट्रल होती है, 7 पीएच के करीब करीब होती है, 6-7 की रेंज में होती है। लेकिन जो आपके पास लाइसोसोम है इसकी 2 to 3 की रेंज पे आ जाती है, हाईली एसिडिक पीएच होती है इसमें। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सिर्फ एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव होते हैं, वो न्यूट्रल पीएच पे एक्टिव नहीं हो सकते। हमने एंजाइम जो है, एंजाइम हमें पता है कि एंजाइम्स ऐसे जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज होती हैं। और एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच पे ही एक्टिव होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिव होते हैं। तो इसलिए लाइसोसोम के अंदर की जो पीएच होती है वो भी हाईली एसिडिक होती है। अब ये बनती कहाँ से है? तो जो हमने लास्ट ऑर्गेनेली पढ़ी थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसमें हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग तो करता है, प्रोटीन्स को जो है वो मॉडिफाई तो करता है, वो तो उसका काम है सेल सिक्रीशन को मॉडिफाई करना। प्लस उसका एक काम ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनेली भी सेल के अंदर ऐसी होती हैं जो लाइसोसोम बना रहा होता है, सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। तो इसलिए अब ये जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली है ये भी किसने बनाई है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाई है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर अब फर्दर ये इसकी जो है फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगी? आरईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कि मतलब ऐसे एंजाइम जिन्होंने लाइसोसोम्स का पार्ट बनना है, सबसे पहले वो क्या होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके साथ जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आगे आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो अब लाइसोसोम बनेंगे कैसे? कि सबसे पहले जो है वो लाइसोसोम एक वेसिकल है और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो उन एंजाइम्स को हमने कलेक्टिवली, अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया कि ये लाइसोसोम है। अब ये बना कैसे? कि सबसे पहले वो एंजाइम जो इस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है, एंजाइम या प्रोटीन्स बनाने का काम हमने दो ही जगह पढ़ा है। एक हमने राइबोसोम्स का फंक्शन पढ़ा है कि वो जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, दूसरा हमने आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ा है कि वो जो है आपके प्रोटीन्स में बनाती है। अब एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, तो वो एंजाइम्स या वो प्रोटीन्स जिन्होंने बाद में एंजाइम की तरह एक्ट करना है और उन्होंने लाइसोसोम का पार्ट बनना है, वो सबसे पहले कहाँ पे बनेंगी? आरईआर पे बनेंगी। जब वो प्रोटीन यहाँ पे बन जाएंगी तो वो एससीआर से गुजर के, हमने कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, एससीआर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके आगे वेसिकल की फॉर्म में कहाँ पे भेजेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है जब उसके पास ये वेसिकल आएगा और वो एंजाइम्स उसके पास आएंगे, प्रोटीन्स आएंगी, तो वो उसको टैगिंग का काम करेगा, मॉडिफाई करेगा और उसको उसकी डिफरेंट टैगिंग करके मॉडिफाई करके उसको एंजाइम्स की शेप में लेकर आएगा। अब वो जब एंजाइम्स बन जाएंगे तो वही एंजाइम जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होने लग जाएंगे तो यहाँ से एक वेसिकल रिलीज होगा जिसके अंदर अब वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो उन एंजाइम को जब वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है तो हमने इसको क्या बोल दिया? अब ये हमारे पास क्या है? लाइसोसोम है, लेकिन ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। मतलब ये वो लाइसोसोम है जिसने अभी तक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया। तो अब जब यहाँ तक ये लाइसोसोम बन गए तो अब ये सारे लाइसोसोम, ये एक ऑर्गेनेली है और ये ऑर्गेनेली बन के कहाँ से आई है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनना स्टार्ट हुई है। लेकिन डायरेक्ट इसकी फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने उन एंजाइम्स को मॉडिफाई करके वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज कर दिया और उन्हीं वेसिकल्स को बाद में हमने लाइसोसोम बोल दिया। अब इनका फंक्शन क्या है? हम क्यों लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं? सेल के अंदर कितना फंक्शन है? आपकी बॉडी के अंदर जो काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि आप जो भी फूड खाते हो उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है ताकि आप उससे एनर्जी ले सको। हम फूड इसीलिए खाते हैं कि हम उनसे एनर्जी ले लें। तो अब यहाँ पे ये भी बेसिकली लाइसोसोम का भी हर सेल के अंदर यही काम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो ओवरऑल जितनी भी आप फूड खाओगे उसको डाइजेस्ट करके ब्लड में भेज देगा, ब्लड फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो हर सेल तक पहुंच जाएगा। अब हर सेल के अंदर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको फर्दर डाइजेस्ट करना होता है।
डाइजेस्ट करके उनसे एनर्जी लेनी होती है या उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करना होता है। तो वो जो काम है, जो डाइजेशन हो रही है, वो सारी की सारी सेल के अंदर किसमें हो रही है, लाइसोसोम के अंदर हो रही है। इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन जो लाइसोसोम का कहते हैं वो कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मीन इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर जो डाइजेशन का काम है वो लाइसोसोम है। सेल के अंदर जितनी भी डाइजेशन होगी, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होगा वो सारा का सारा लाइसोसोम के अंदर होगा। इसके अलावा हम अब वो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होगी। कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई फूड पार्टिकल आया बाहर से, कॉम्प्लेक्स फूड आई है, कोई कार्बोहाइड्रेट आ गया, कोई प्रोटीन आ गई, कोई लिपिड आ गया बाहर से, कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और उससे एक वेसिकल बनेगा जिसके अंदर अब वो फूड प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, फूड वैक्यूल है हमारे पास। अब फूड वैक्यूल जो है जब ये बन गया है, इसके बाद अब इसके अंदर जो फूड है उसको हमने डाइजेस्ट करवाना है, तो ये फूड पार्टिकल किसके पास जाएगा, लाइसोसोम के पास जाएगा। और किस लाइसोसोम के पास जाएगा, जो अभी न्यू लाइसोसोम बन के आया है जिसको हमने क्या कहा है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा। जब वो फ्यूज करेगा तो इस फूड वैक्यूल का सारा कंटेंट लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा। तो अब ये वाला जो लाइसोसोम है इसको हमने नाम क्या दे दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम जब बन गया है तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो है वो एक लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स के लिए भी होते हैं और लिपिड्स के लिए भी होते हैं। तो वो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होंगे, डिपेंड करता है कि कौन सी फूड है। अगर प्रोटीन्स है तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके फर्दर अमीनो एसिड्स में चेंज करेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देंगे और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाद में जो है सेल से बाहर भेज दिया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस था इसको हमने नाम क्या दे दिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी कहते हैं जब सेल अपने ही रिसाइकलिंग करता है, अपने मटेरियल को रिसाइकल कर रहा होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सेल के अंदर अब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं तो उनका नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनेली का नाम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने अभी पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल काम क्या होता है कि ये आपके सेल में एटीपीज बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो या कोई हार्ड जॉब कर रहे हो तो उस टाइम बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो सेल में एटीपीज का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपने न्यू जिम स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करने लगे, तो उससे क्या हो गया कि आपकी मसल्स एक्टिव होगी। जब एक्टिव होंगे तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो इसका मतलब है एनर्जी बनाने वाली या एटीपीज बनाने वाली ऑर्गेनेली का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, उसके पास अपना डीएनए होता है, वो रेप्लिकेट करके अपना नंबर इंक्रीज करवा लेती है। अब उसका नंबर इंक्रीज हो गया, अब क्या होगा कि जब आप वो जो है वो टाइम पीरियड गुजर गया, ठीक है, उसके बाद आप रेस्टिंग फेज में आ गए। रेस्टिंग फेज में आने के बाद अब तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए, तो अब वो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बने थे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो सेल को जरूरत नहीं है, अब उसके जो है वो इतनी ज्यादा नीड नहीं है कोई इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो अपनी कभी भी जो है वो उस ऑर्गेनेली को पास नहीं रखेगा जिसकी उसको जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बने हैं उनको वो कहाँ भेज देगा, प्राइमरी लाइसोसोम के पास भेज देगा। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, उस ऑर्गेनेली पूरी की पूरी ऑर्गेनेली को इंगल्फ करेगा। इंगल्फ करने के बाद वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करवाएगा और डाइजेस्ट करवाने के बाद उसका सारा का सारा मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी, जिसमें सेल जो है वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज को भी रिमूव करता है, इंगल्फ करता है, ठीक है, रिसाइकल कर रहा होता है। इसके अलावा अगर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया उसको रिपेयर करवाना है तो डैमेज पार्ट जो है वो भी इंगल्फ करवाने का, वहां से रिमूव करवाने का काम भी जो है वो उस प्रोसेस को किस में इंक्लूड हो जाएगा, ऑटोफेगी में इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट इसका फंक्शन जो है हमारे पास लाइसोसोम का वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस कहते हैं सेल डेथ को, सेल प्रोग्राम डेथ, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस जो है जिसमें सेल जो है वो खुद से सुसाइड कर ले, खुद अपने आप को खत्म कर ले। तो इसीलिए हम इसी बेस की वजह से, फंक्शन की वजह से हम लाइसोसोम को ऑटो जो है वो हम कहते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं।
अब क्या है सोसाइटी की, कभी कभी क्या होता है कि कभी डेवलपमेंटल में या कोई ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि पूरे के पूरे सेल को ही खत्म करने की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि अभी जब हमने स्टार्ट में कहा तो हमने कहा कि लाइसोसोम की जो पीएच है वो डिफरेंट है साइटोप्लाज्म की पीएच से। साइटोप्लाज्म में कभी भी इतनी हाईली पीएच पे सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन लाइसोसोम जो है उसके इंटरनल कंडीशन जो वो हाईली पीएच एसिडिक पीएच है। तो अब क्या होगा कि जब उसने सेल को पूरे को खत्म करना होगा तो क्या होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम ब्रस्ट कर देगा। जब ये ब्रस्ट करेगा तो इसका सारा का सारा कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगा। अब वो तो हाईली एसिडिक कंटेंट है, जब वो सेल के अंदर रिलीज होगा तो साइटोप्लाज्म तो उस पीएच पे सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, तो वो पूरा का पूरा सेल ही क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट और खत्म हो जाएगा। ये किस कंडीशंस में होता है, जब आपको एक्स्ट्रा सेल्स रिमूव करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल इन डेवलपमेंटल स्टेजेस, जब आपको कि बेबी जो है नियर 7 to 8 मंथ होता है तो उसकी फिंगर्स जो है वो आपस में अटैच होती हैं। तो आपको कि डिलीवरी से या बर्थ से पहले उन फिंगर्स ने एक दूसरे से सेपरेट होना होता है। तो अब ये जो सेंटर में गैप होता है, इसको बनाने के लिए, बीच में गैप बनाने के लिए, इन फिंगर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे जो दो फिंगर्स के दरमियान सेल्स होते हैं इनको खत्म करना होता है, रिमूव करना होता है। तो क्या होता है कि इन सेल्स के जितने भी लाइसोसोम है, इन सेल्स के अंदर जितने भी लाइसोसोम है वो सारे के सारे ब्रस्ट करेंगे। ब्रस्ट करने से कंटेंट रिलीज होगा, वो सब सेल्स की डेथ हो जाएगी। जब वो डेथ हो जाएगी तो उसके करीब करीब वाले नेबर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उसका मटेरियल सारा का सारा यूजफुल मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो सेल वहां से क्या हो जाएंगे, वो फिंगर्स वहां से सेपरेट हो जाएंगी और गैप मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस फंक्शन होने की वजह से लाइसोसोम जो है उनको सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसके बाद वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वैसे तो बहुत मेजर ऑर्गेनेल है सेल के लिए, छोटा सा टॉपिक है और इजी है। इसमें क्या है, बेसिकली हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम सबसे पहले बच्चों को ये बात पता होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। क्यों इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कि जैसे आपके घर में आपका पावर हाउस क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो जहां से आपको मिल रही है, पूरे घर को जो मिल रही है तो वो आपका पावर हाउस है। ठीक है, इसी तरह सेल को जितनी एनर्जी मिल रही है, अब हर काम करने के लिए, एक्टिविटी के लिए, जैसे आपको हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आप कहाँ से लेते हो, फूड से लेते हो। फूड खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। वही फूड जो आप खा रहे होते हो उसी एनर्जी को वो लेके कहाँ जाते हैं, सेल तक जाते हैं। अब उसी को यूज करके, वो जो फूड आपने खाई भी होती है उस फूड को यूज करके उससे एटीपीज बनाने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए हम क्या कहते हैं कि पावर हाउस है। नंबर 2, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं है। डबल मेम्ब्रेन है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। और काम इसका क्या होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, मतलब आपके सेल के अंदर जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करवा के एटीपीज बनवाते हो, और वही एटीपीज बाद में सेल अपनी बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए यूज करता है। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप इसकी डायग्राम देखो तो डायग्राम में इसमें इसकी दो मेम्ब्रेन है। अभी हमने कहा कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, तो एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बिल्कुल स्मूथ होती है, और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है, हाईली फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन में, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरेंस। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इसकी क्या है, फ्रीली परमिएबल है, कोई भी चीज जो है वो इजीली आउटर मेम्ब्रेन से एंटर होके सेल के ऑर्गेनेली के अंदर चली जाएगी। और इसलिए ये जो पोरेंस होते हैं ये बेसिकली मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती हैं आउटर मेम्ब्रेन्स में जिसको हम पोरेंस बोल देते हैं, जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है वो गैप प्रेजेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जहाँ पे डिफरेंट जो है वो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें ये इसमें स्पेस का भी रोल होता है। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट पढ़ते हैं ना, तो वहां से वो जो हाइड्रोजन आयन जो है वो स्पेस में रिलीज किए जाते हैं, फिर वो वापस जाते हैं, फिर एटीपीज बनाने के लिए उनको यूज किया जाता है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग है, उसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम नाम क्या दे देते हैं, मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के अंदर सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका अपना सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70s होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोट्स में 80s होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। इसके अलावा आपके सेल के अंदर जो डीएनए है यूकैरियोट्स में वो क्या है, लीनियर डीएनए है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। क्योंकि इसके पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये अपने नंबर को इंक्रीज करवा सकता है, ये डिवाइड करके थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में कहते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में सेंटर से डिवाइड होगा, 2 माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाएगा। तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंक्रीज करने के लिए, डुप्लीकेट होने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में भी इंफॉर्मेशन क्यों देता है, उसके पास अपना डीएनए है। तो इसके पास तो अपना डीएनए है, इसको न्यूक्लियस के डीएनए की जरूरत नहीं है, उससे इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसने जब भी अपना नंबर इंक्रीज करवाना होगा ये अपने डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी कर लेगा। तो इस बेस पे हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। उसका मेजर फंक्शन क्या है कि इसने सेल के अंदर सारे के सारे एटीपीज बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इनर फोल्डिंग है, इनर फोल्डिंग के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं FOF1 पार्टिकल्स। FOF1 पार्टिकल्स बेसिकली एंजाइम्स के पार्ट है। एंजाइम कौन सा है? एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि एटीपीज बनाने वाला एंजाइम है, उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। उसके दो पार्ट्स होते हैं, F1 एंड FO पार्टिकल। यहाँ पे बेसिकली सारा का सारा रिएक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। जो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सारा का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। जो क्रेब्स साइकिल है वो आपकी मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है। उसके बाद उससे जो NADH और FADH बनते हैं उसको यूज करके एटीपी बनाने का काम ये जो है इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के अंदर हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसका फंक्शन क्या लिखते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, मतलब जितने भी एटीपीज बनेंगे वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। तो ये हमारी 2 ऑर्गेनेलीज थी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।